Hello everyone, welcome to the Enlightening Lantern. I have started with a completely new series, Revision 25-26, and actually this is a completely new video. You must all be aware that initially I had the channel Reno's Englishpedia, but due to certain technical issues I had to start over. So this series is the first series that I'll be posting on my new channel, that is the Enlightening Lantern. And I hope all of you who come here to this channel become a part of my family and greatly benefit from this series and whatever other videos I put up. So without wasting any more time, let's get started. Hanji, in today's revision, I've already told you we'll be covering 4 chapters: Law Spring, The Rat Trap, Memories of Childhood and The Roadside Stand. Right? अगर आप बोर्ड देखोगे तो लॉ स्प्रिंग का मेन थीम क्या है? It is lost childhood. It is focusing on labor, child labor, and it is also talking about neglect by authorities. Authorities को पता है बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में कि इतने बच्चे हॉट फर्नेसेस में काम कर रहे हैं और वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि उन बच्चों को बाहर निकाला जाए. अगर हम साहिब की बात करें तो सीमापुरी में स्कूल्स की बहुत ज़रूरत है, बट गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग टू अनीस जंग अभी तक वहां पे कोई स्कूल के अरेंजमेंट्स नहीं किए हुए हैं. सो वी कैन सी नेग्लेक्ट बाय द अथॉरिटीज. इन द चैप्टर द रैट ट्रैप, व्हाट इज द रैट ट्रैप फेसिंग? द रैट ट्रैप सेलर वो क्या फेस कर रहा है? उसका घर बार नहीं है, वो इधर उधर से भटक रहा है, बट उसका जो सिनिकल व्यू है वर्ल्ड के बारे में, वो सिनिकल व्यू क्या है? That the whole world is caught in a rat trap. is rat trap नहीं, is caught in a rat trap. ठीक है. और जो बेट है वो रिचेस हैं, वो पैसा है, वो कंफर्ट है, वो लग्जरी है. बट एक्चुअल में अगर हम देखने जाएं, जो होमलेस होता है, होमलेस अगर वो बंदा है तो हु इज सपोज टू टेक केयर ऑफ द होमलेस? एक बहुत डिस्टेंस में हम को लिंकिंग कर सकते हैं कि रैट ट्रैप सेलर के लिए भी किसी ने भी जेन्युइन कंसर्न नहीं दिखाया था. इट वॉज ओनली एडला हु गेव हिम जेन्युइन कंसर्न एंड ब्रॉट अबाउट अ रिडेम्पशन इन हिज कैरेक्टर. तो बेसिकली रैट ट्रैप में भी कहीं ना कहीं देयर इज निग्लेक्ट बाय द अथॉरिटीज, द पीपल कंसर्न, द सोसाइटी. मैं ये एक्स्ट्रापोलेशंस के लिए आपके साथ कनेक्ट कर रही हूँ. ये चैप्टर की दूसरी थीम्स दूसरे चैप्टर्स के साथ भी कनेक्ट होगी. यस, ये चैप्टर की जो दूसरी थीम्स हैं ये दूसरे चैप्टर्स के साथ भी कनेक्ट होंगी. फिलहाल इस चैप्टर के साथ जहां कनेक्ट हो रही है वो मैं आप लोगों को साथ के साथ बता रही हूँ. थर्ड जो हमने करना है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. अगेन इसमें 2 स्टोरीज हैं. फर्स्ट इज ऑफ जिटकलासा, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, एंड द सेकेंड इज ऑफ बामा, We too are human beings. तो दोनों के साथ ही क्या हुआ था? डिस्क्रिमिनेशन, निग्लेक्ट बाय द अथॉरिटीज, अब्यूज ऑफ पावर्स. तो आपको को लिंकिंग दिख रहा है तीनों चैप्टर्स में. एंड देन फाइनली द पोएम द रोड साइड स्टैंड. रोड साइड स्टैंड में भी सिंपल है. हु इज बीइंग निग्लेक्टेड एंड बाय whom? The village people, the roadside stand owners are being neglected by the city people, the urban people, and moreover they are being fooled by the authorities, the bureaucracy. वो उनको झूठे promises करते हैं और उनको बेवकूफ बनाते हैं. तो एक्स्ट्रापोलेशन ये चैप्टर्स में इन थीम्स के ऊपर होगा. अगर क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रापोलेशन आता है, आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चंस में एक्स्ट्रापोलेशंस आते हैं, 2 चैप्टर्स के बीच में कॉमन लिंक के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है. तो इसलिए ये चैप्टर्स आज मैं चारों इकट्ठे करवाने वाली हूँ. एनी क्वेश्चंस टिल हियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद लॉ स्प्रिंग. लॉ स्प्रिंग इज इन 2 parts. First part is, it is written by Anees Young. Who is Anees Young? अनीस यंग कौन है बच्चे? शी इज अ जर्नलिस्ट. उसने पूरी किताब लिखी है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड.
उस किताब में से दो बच्चों की कहानी हमारे पास लॉ स्प्रिंग में है. द फर्स्ट इज साहिब फ्रॉम सीमापुरी एंड द सेकेंड इज मुकेश फ्रॉम फिरोजाबाद. सो लेट्स स्टार्ट विथ साहिब. साहिब का फुल नाम क्या है? साहिब ए आलम. What does it mean? Lord of universe. Is it ironic? Yes. Why? He is a rag picker. बेटे सिंपल देखो, ज्यादा मुश्किल लिखोगे 2 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क नहीं मिलेंगे. अगर आप एक्सप्रेशन को डिफिकल्ट करने के चक्कर में सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे. आयरॉनिक क्यों है? बिकॉज साहिब आलम सिंपल लैंग्वेज में क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है? रैग पिकर. और उसके नाम का मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, विच इज इन डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट. उसका एग्जिस्टेंस और उसके नाम का मतलब जो है वो डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट में है. That is why it is ironic. Initially साहिब कहां से आया है? ढाका. ढाका कहां पे है? बांग्लादेश. क्यों आया है? बांग्लादेश में फ्लड्स और फेमाइन्स आ गए थे और वो इसीलिए इंडिया में शिफ्ट हो गए थे. और उनकी सोच क्या थी? इंडिया में आके उनको प्रॉब्लम क्या हुआ? They had no identity. इंडिया में उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी. But are they angry or are they okay with this? Why? Food is more important than identity. They are okay with having no identity. Why? Because surviving, having a stomach full of food is more important than identity. बट इस चीज से पॉलिटिशियंस का फायदा क्या है? उनके पास आइडेंटिटी नहीं है बट उनके पास इलेक्शन कार्ड है. इलेक्शन कार्ड है तो जो पॉलिटिशियंस हैं उनके वो वोट बैंक बन गया है. और इससे सीमापुरी वालों को क्या मिलता है? राशन कार्ड, जिससे उनको मिलता है सब्सिडाइज रेट्स में ग्रेन्स. राशन कार्ड पे आपको अनाज, चावल, चीनी, गेहूं, ये चीजें बहुत सस्ती मिलती है. तो दिस इज द करप्शन इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम. उनके पास आइडेंटिटी नहीं है, सिटीजन नहीं है, बट उनके पास इलेक्शन कार्ड है. इलेक्शन कार्ड के कारण राशन कार्ड है. इलेक्शन कार्ड से पॉलिटिशियंस का वोट बैंक स्ट्रांग होता है, राइट? और राशन कार्ड से उनका पेट भरता है. सो दे आर ओके विद हैविंग नो आइडेंटिटी. यस वोएला. फेमाइन्स. यस, साहिब आलम का एक कैपिटल होगा. यस. अब साहिब आलम की आपके पास बैकग्राउंड स्टोरी आ गई है. ठीक है, ये लोग, इनके लिए लिखा हुआ है एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज. बर्ड्स की तरह वो मॉर्निंग में आते हैं झुंड में एंड बाय आफ्टरनून दे डिसअपियर. ठीक है. अब ये जो आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज है, जो यहाँ पे आर्मी है, वो किस चीज के लिए, किस चीज को पोर्ट्रे कर रहा है? Huge number of children. It is again a kind of a taunt on the political system कि इतने छोटे बच्चे, इतने सारे बच्चे, they appear almost like an army, but all of them are not doing any constructive activity. They are all involved in rag picking. ठीक है, they are all rag pickers. अब rag picking, what is it for the children? रैग पिकिंग बच्चों के लिए क्या है? इट इज wrapped in wonder. Why is it wrapped in wonder?
Sometimes they find a 1 rupee coin, sometimes they find something which can be sold for a lot of money. So they never know what they are going to find. So they are calling it rag picking is wrapped in wonder. But what is it for the elders? It is a means of survival. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब अपने स्लम एरियाज जो आसपास आपने मूवीज वगैरह में देखे हैं, उसको देखकर आप डिस्क्राइब कर सकते हो द लिविंग कंडीशंस ऑफ द रैग पिकर्स। व्हाट काइंड ऑफ हाउसेस आर दे लिविंग इन? Transit. How are they different from the houses in Firozabad? And टूटे फूटे घर है, कच्चे मिट्टी के हैं, बट स्टिल मोर स्टेबल देन ट्रांजिट होम्स। ट्रांजिट होम्स का मतलब होता है तरपैल के घर, कपड़े के बने हुए घर। जब अथॉरिटी आ जाता है, उनका घर तोड़ देते हैं, तो वो कपड़ा लेकर कहीं और जाते हैं और कहीं और सेटअप कर लेते हैं। इज देयर एनी ड्रेनेज, सुवेज और वाटर फैसिलिटी? नो, दे आर लिविंग इन वेरी डर्टी, डायर कंडीशंस। ठीक है, अब इसके ऊपर एक आयरॉनिक आ जाता है। सीमापुरी is on the periphery of Delhi, but miles away from it. मैं पेरिफेरी की स्पेलिंग भूल गई। What are the spellings of periphery? Peri, P-E-R-I, and it is on the periphery of Delhi, but miles away from it metaphorically. What does this line mean? What does it mean? दिल्ली कैसी सिटी है? दिल्ली के मतलब हम दिल्ली के बारे में क्या एज्यूम करते हैं? Very, very developed, the capital of India, a lot of education, a lot of elite people living over there, standard of living very high. बट सीमापुरी जो दिल्ली के पेरिफेरी पे है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, वो उससे फार अवे है मेटाफोरिकली। व्हाट इज इट इम्प्लाइंग? कंडीशन ऑफ पीपल इन सीमापुरी, जो मैंने बोला, नो ड्रिंकिंग वाटर, नो सीवेज, नो ड्रेनेज, ट्रांजिट होम्स, नो डेवलपमेंट। अब जब हम इसके बारे में बात करते हैं, तो हम उडुपी के स्मॉल विलेज के बारे में भी बात करेंगे। कई साल पहले उडुपी के एक स्मॉल विलेज के प्रीस्ट के बेटे ने क्या प्रार्थना की थी मंदिर में? ओ गॉड गिव मी अ पेयर ऑफ शूज। अब कई सालों बाद उसी विलेज में एक और प्रीस्ट के बेबी का, बॉय का, बच्चे का क्या हाल है? ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल एंड throws his bag, his shoes, and lies down on a bed, on a plastic bed with plastic chairs nearby. ये क्यों इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्शन? What is it telling you, this description? The development. उडुपी साउथ का एक छोटा सा विलेज है, फार अवे फ्रॉम दिल्ली। इतने सालों में वहां पर भी डेवलपमेंट हो गई है। एक बच्चा जिसको आज जूते नहीं मिल रहे थे, अब कई साल बाद उसके लिए उन जूतों की कोई वैल्यू नहीं है। उसके पास एजुकेशन आ गया है, उसको एजुकेशन की वैल्यू नहीं है। जिसके पास जूते नहीं थे, अब उसके पास प्लास्टिक का बेड है, उसके पास प्लास्टिक की चेयर है, वो किताबें फेंकता है, जूते फेंकता है और लेट जाता है। बट द बॉयज इन सीमापुरी, इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स, नो चेंज। उनके जो एग्जिस्टेंस था, जैसे 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले था, वही आज भी सेम चल रहा है। कोई उनको अच्छे घर नहीं मिले, कोई उनके लिए वाटर फैसिलिटी नहीं आई है,
कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं आया है, कोई इनकम की फैसिलिटी नहीं हुई है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे बात करनी है ग्लिप प्रोमिसेस। What are glib promises? Fake promises. Promises made casually with no intention of keeping them. ऐसे ही प्रॉमिस कर दिया, आप लोग 12th में 95% लेकर आओ और मैं तुम्हारे को मुंबई लेकर जाऊंगी घुमाने के लिए। सब खुश हो गए हैं, रीनू मैम 95% आएंगे तो मुंबई जाएंगे, बट दिस इज अ glib promise. Why? Because not many chances of my keeping it. Not many chances of you people coming together and me being given the permission to take you to Mumbai. And मैं कहाँ से इतने resources लाऊंगी कि 20 बच्चों को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ और उनका देख रेख करना, उनकी सिक्योरिटी करना, वो मेरे बस की तो बात नहीं है. So it's a glib promise. I have no intention of keeping. But if I promise you that you get 95% and we'll have a party in the school, that will not be a glib promise. That is something we can do, something which I mean. Who is making a glib promise to the people in Simapuri? The politicians mainly, but then it is also being done by Anees Jung. Anees Jung ने कौन सा glib promise किया था? To build a school. Did she intend to build it? No. तो इस प्रॉमिस का बैड इफेक्ट क्या हुआ? And he was expecting her to build a school, and when he met Anees Jung, Anees. Then he asked that whether the school is ready. Yes, उसके होप्स बहुत हाई थे और उसको उम्मीद थी कि स्कूल फटाफट से बन जाएगा, मैं रैग पिकिंग से निकल जाऊंगा, आई विल बी एबल टू मेक समथिंग ऑफ माई लाइफ. एंड दैट इज व्हेन अनीस जंग रियलाइज्ड हर मिस्टेक. दैट इज व्हेन शी सेड कि promises like mine abound in every corner of his bleak world. Bleak मतलब hopeless, gloomy, depressing, without hope, full of despair. राइट कहाँ कोई उम्मीद नहीं है, तो उनका जो वर्ल्ड है वो बहुत ब्लीक है, विदाउट एनी होप. तो मेरी जैसी प्रोमिसेस तो यहाँ पे इन लोगों को बहुत सारे लोग करते हैं, बट देयर इज नो इंटेंशन ऑफ कीपिंग दोस प्रोमिसेस. ओके, रिटर्निंग टू द टॉपिक ऑफ चप्पल्स. हाउ डू द बॉयज ट्रीट दिस टॉपिक? हाउ डू दे कंसिडर द चप्पल्स? वेयर डू दे गेट द चप्पल्स और द शूज फ्रॉम? उनको कहाँ से मिलते हैं? खरीद के लाते हैं? तो गार्बेज में से मिलते हैं. तो गार्बेज में से मिलते हैं तो कैसे होते हैं? प्रिस्टाइन कंडीशन होते हैं कि टूटे फूटे होते हैं? मतलब किसी रिच इंसान ने जब वो शूज उसके काम के नहीं थे तो उसने गार्बेज में फेंक दिए. डू दे ऑलवेज गेट द सेम पेयर? समटाइम्स इवन मिसमैच्ड पेयर्स होती हैं. हाउ डू दे व्यू दीज शूज? वो ये शूज को कैसे व्यू करते हैं? समथिंग एज ऑर्डिनरी और एज ट्रेजर? एज ट्रेजर, राइट. अनीस जंग को कई बच्चों को देखते हैं कि वो बेयरफुट है, तो वो उनसे पूछती है चप्पलों के बारे में, तो बच्चे अलग अलग आंसर्स देते हैं, बट अंडरलाइंग इमोशन क्या है उन आंसर्स के नीचे? What is the underlying emotion when the children are answering questions regarding the chappals? They are shuffling their feet. They are looking here and there. Shuffling feet, looking here and there. What does it imply? Embarrassment, right? उनको पता है कि जो उनके जूते हैं वो अच्छे नहीं है, टूटे फूटे हैं, mismatched हैं. So the answers are embarrassed. But even they are making fun of it. अपनी ही एम्बैरेसमेंट का वो मजाक भी उड़ा रहे हैं, राइट. वो बोलते हैं कि इसकी मम्मा तो चप्पलों को एक ऊपर वाली शेल्फ पे रखते हैं, ओनली टू बी टेकन डाउन ऑन स्पेशल ओकेजन्स. फिर एक दूसरे बच्चे की टांग खींचता है कि अगर इसके पास चप्पल्स भी होती तो ये पहनेगा नहीं, इसको तो नंगे पैर घूमने की आदत है. फिर थर्ड आता है कि ये तो हमारा ट्रेडिशन है, नंगे पैर चलना हमारा ट्रेडिशन है.
But are these real reasons or are they excuses? Excuses. They are excuses to hide away their perpetual state of poverty. What is perpetual state of poverty? Perpetual का मतलब होता है continuous. It's a continuous state of poverty. इसको छुपाने के लिए वो बच्चे चप्पलों का डिफरेंट एक्सक्यूजेस दे रहे हैं. अगर आपको परपेचुअल वर्ड नहीं याद रहता है, प्लीज यूज कंटिन्यूस. कोई भी आपको ठीक तो लिखे हैं? अच्छा, मैंने कहा मैंने गलत लिख दिए. बेटे कंटी, CON कन, TIT न्यू, NU न्यू, अस OUS. राइट. परपेचुअल का मतलब कंटिन्यूअस है. बहुत हाई फाई वोकैबुलरी के लिए आपको 3 आउट ऑफ 2 नहीं मिलेगा. 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ही मिलेंगे. गलत वर्ड लिखने की बजाय सिंपल वर्ड लिख लो. गलत नहीं लिखना है. गो इन फॉर सिंपल वोकैबुलरी. ठीक है. दे आर लिविंग इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी और उनके पास उसके अगेंस्ट कोई ऑप्शन नहीं है. क्यों? अथॉरिटीज आर नॉट कंसर्न, दे आर ओनली वोट बैंक. उनको सिर्फ वोट से मतलब है जो उनको राशन कार्ड के अगेंस्ट मिल जाता है. ग्लिप प्रोमिसेस हैं, ब्लीक प्रोमिसेस हैं, कोई स्कूल नहीं है. राइट. अब फाइनली साहिब का अंत कहाँ हुआ है? अंत इन द सेंस, वेयर डज हिज स्टोरी एंड? He started working at a tea stall, earning 800 rupees and food. He is earning 800 rupees and food. हम इसको एक अच्छा एग्जिस्टेंस बोलेंगे. रैग पिकिंग के कंपैरिजन में हम वर्किंग एट अ टी स्टॉल एंड हैविंग 3 meals a day, इसको हम एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बोलेंगे. बट वाई इजंट इट सो अकॉर्डिंग टू अनीस जंग? He has lost his independence. पहले वो जो रैग पिकिंग का काम कर रहा था वो उसकी मर्जी का काम था. He was his own master. But now he falls under the category of child labor. अब उसको अपने मास्टर की बातें माननी है. He has to follow the rules of the tea stall. Why does he say that the tin canister was much heavier than his rag picking bag? The responsibility, the slavery, उसका weight ज्यादा है as compared to the rag picking bag which was his own. Rag picking में वो अपनी मर्जी से आता था, उसके अपने रूल्स थे, वो अपनी मर्जी से जाता था. जो उसको पिक करना है, जो उसको उठाना है, वो अपनी मर्जी से करता था. बट टी स्टॉल पे उसकी मर्जी नहीं चल रही. ही इज ओनली अ रैग पिक, ही इज ओनली अ लेबर वर्किंग अंडर समवन. सो एनी क्वेश्चंस अबाउट साहिब? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट साहिब? कुछ पूछना है सीमापुरी के बारे में? वी हैव कवर्ड सीमापुरी, उसका लोकेशन, उसका एग्जिस्टेंस. ओके, एनी क्वेश्चंस अबाउट लॉ स्प्रिंग? सॉरी, सीमापुरी. साहिब की स्टोरी के बारे में कुछ पूछना है? चलो, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. हाँ जी, टेनिस वाला भी एक सीन था, वो मैं बताना भूल गई. साहिब अक्सर we could find him outside the club, right? And someone has given him a pair of shoes which are in a much better condition. तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? वो क्लब के बाहर मिलता है, कभी कभी वॉचमैन उस पर तरस खाकर उसको अंदर जाने देता है और वो स्विंग्स खेल सकता है. तो यहाँ पे अच्छा क्या है और यहाँ पे बुरा क्या है? आपको ये वाले सीन में क्या नजर आता है? आपको इस सीन में क्या नजर आता है साहिब के बारे में? द पोइनेंसी, POIGNANCY, इट इज पोइनेंट.
we can see his poignancy. He is a child labor. He has no happiness in his life. बच्चों की तरह वो बिहेव नहीं कर सकता. वो कभी भी लॉन टेनिस नहीं खेल सकता है जो वहां पे खेला जाता है. वो दूर से उस गेम को देख सकता है, बट वो कभी भी लॉन टेनिस खेलने के बारे में सोच नहीं सकता. क्यों? Even the rackets are way beyond his means. रैकेट्स के बाद कोचिंग, इंस्ट्रक्शन, ग्राउंड, वो जो खर्चे हैं, वो जो रिसोर्सेस चाहिए, वो उसके पास नहीं है. बट थोड़ा बहुत इट्स पॉइंटेड. क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत, चलो स्विंग पे तो खेल लिया, एक चीज उसके बस के बाहर है, बट एटलीस्ट इतना तो सुकून है कि उसने स्विंग्स पे खेलकर उसको थोड़ा सा अपना बचपन का कुछ पार्ट, मे बी 100 पार्ट ऑफ हिज लाइफ, ऑफ हिज चाइल्डहुड, वो कुछ एंजॉय कर पाया. तो इसीलिए ये वाला जो सीन है ये थोड़ा सा पॉइंटेड सीन है. ठीक है? ओके. सो नाउ वी स्टार्ट विद मुकेश. मुकेश कहाँ पे रहता है? Where is Mukesh Singh? Firozabad. What is Firozabad famous for? Bangle making. Basically, it is a glass industry. अगर आप लोग आगरा की तरफ जाओगे तो 2-2 रुपए की इयररिंग्स का एक बड़ा डब्बा मिल जाता है जिसमें 24 इयररिंग्स होती है. 50 रुपीज की आपको पूरा इयररिंग सेट मिल जाता है. आपको कांच के छोटे छोटे एनिमल्स, शो पीसेस मिल जाते हैं. क्यों इतने सस्ते मिलते हैं? बिकॉज फिरोजाबाद में उनको होता है कि एटलीस्ट ये कुछ हमारा एक्स्ट्रा इनकम है जो एजेंट्स हमारे को चार्ज नहीं कर रहे हैं. राइट? अदरवाइज दे आर अंडर द विशियस सर्कल ऑफ एजेंट्स. वो एजेंट्स को ही उनको बैंगल्स बेचने हैं. तो ये बाकी की चीजें बनाकर ये ऐसे टूरिस्ट को भेज के थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम लेते हैं. बट दिस इज नथिंग टू डू विद योर चैप्टर. दिस इज जस्ट सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई हैव गिवन यू. इट्स FEROZA. FI कर दो, इट्स ओके. इतनी सी उसमें फर्क नहीं पड़ता है राजे. फिरोजाबाद कर दो. ठीक है? ओके. So Mukesh is from Firozabad. Firozabad is known for bangle making industry and almost 10,000 children are involved in this occupation. So what is the problem with this occupation? इतना हल्ला क्यों है इस बारे में? Why is it dangerous? Glass dust and working conditions. Working conditions में no ventilation, dingy cells, toxic air. ग्लास को जो मेल्ट किया जाता है, जो फ्यूम्स रिलीज होती हैं, इज इट सेफ? राइट? उसको वेंटिलेशन प्रॉपर चाहिए उसको रिमूव करने के लिए, बट रूम में वेंटिलेशन नहीं है. डिंजी सेल्स हैं, छोटे छोटे क्रैम्प्ड एरियाज हैं, बहुत सारे बच्चे छोटी सी एरिया में सांस ले रहे हैं. सो ऑक्सीजन लेवल इज मच लो. राइट? तो उनकी वैसे ही ग्रोथ नहीं होगी. ऊपर से डार्क सेल्स हैं तो आंखों पे इफेक्ट पड़ता है, कॉजिंग ब्लाइंडनेस. अल्टीमेटली जो भी फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग में है उनका जो फ्यूचर है वो डार्क है. अब यहां पे डार्क, देयर आर, इट इज बोथ फिगरेटिव एंड लिटरल. फ्यूचर इज डार्क, नो होप. And future is dark because they will have no sight in the future. ना वो आंखों से देख पाएंगे और उनका जो फिलहाल का लिविंग कंडीशन है, it has killed every hope in their hearts. Right? वहां के लोगों की सोच क्या है? सोच क्या है? It is our कर्म. It is our destiny. वो इस सोच से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं.
वो यही सोचता है कि ये हमारा कर्म है, हमारी डेस्टिनी है, हमें एक वक्त शेर भर खाना नहीं खाया, हमने एक बार भी पेट भरकर खाना नहीं खाया, लेट अलोन ट्वाइस अ डे। ठीक है, देन व्हाट काइंड ऑफ अ सोसाइटी इज इट? व्हाट काइंड ऑफ अ सोसाइटी इज इट? It's a patriarchal society. How do you know it's a patriarchal society? How do you know it's a patriarchal society? मुकेश की भाभी है, right? She is very young, but her face is veiled. Veiled मतलब घूंघट से ढका हुआ है। जैसे ही मुकेश के पापा रूम में एंटर होते हैं, what does the भाभी do? She withdraws behind the wall. मतलब वो दूसरे कमरे में चले जाते हैं। उनका काम क्या है? What is the bhabhi's work? To do all the housework, to look after the three males in the family. Who are the three males in the family? Mukesh's father, Mukesh and Mukesh's brother. That is her husband. उसका मेन काम ये है, to look after the three males. Okay. मुकेश किस तरह के घरों में रहता है? Are they as bad as the houses in Simapuri? No. What is better about them? They are not made of cloth, they are made of mud. So a little more protection. But then how are they not in pristine condition? वो हम क्यों बोल रहे हैं कि अच्छी कंडीशन में नहीं है? ऐसा क्या है उन घरों में जिसमें हम कह रहे हैं कि वो अच्छी कंडीशन में नहीं है? हाँ जी, वॉबली डोर्स एंड विंडोज। अव्वल तो विंडोज है ही नहीं, अगर हैं तो वो वॉबली हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉबली? ब्रोकन डाउन, हिंजेस टूटी हुई हैं, कभी भी निकल सकती है। ठीक है। सेकेंड, और क्या बुरा है उनके घर का? लीकिंग रूफ्स। व्हाट एल्स? देयर इज समथिंग एल्स वेरी बैड अबाउट देयर होम्स। Who all are living in their homes? The animals. Imagine living with the cattle. उसी घर में आप हो, उसी घर में जो उनके बैल वगैरह या गोट वगैरह या जो भी एनिमल्स उन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए रखे हुए हैं, उस छोटे से एरिया में उन्हीं के साथ जीना। द स्मेल, द एरिया, इट विल बी वेरी वेरी डिस्गस्टिंग। बहुत बुरा होगा हालात, राइट? तो उनका लिविंग कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। बट मुकेश इज वेरी प्राउड ऑफ हिज होम। व्हाई? ओवरऑल फिरोजाबाद में घर अच्छे नहीं है, बट मुकेश इज वेरी प्राउड। क्यों? उसके घर में रेनोवेशन हो रहा है। रेनोवेशन हो रहा है मतलब मार्बल के फ्लोर डल रहे हैं, टीक वुड के विंडोज और डोर्स डल रहे हैं। तो फिर यहां पे रेनोवेशन का मतलब क्या है? थोड़ा बहुत रिपेयर। कोई हिंज टूटा हुआ है तो वो हिंज रिपेयर हो रहा होगा। अगर छत में लीकेज है तो वो मे बी छत को प्रॉपर्ली रिपेयर कर रहे होंगे। तो इतनी छोटी सी बात के लिए वो बड़ा खुश है। मुकेश के जो पापा थे इनिशियली टेलर थे, देन ही बिकेम अ बैंगल मेकर, एंड इट इज फर्दर रिटन दैट ही वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग इन हिज लाइफ। वो सिर्फ एक घर बना पाया, he was not even able to send his children to school, but घर बना पाया। Is this an achievement, a milestone, or is it not an achievement or a milestone? What are the three basic necessities that government says every Indian should have? Roti, kapda, makan, food, clothing and shelter. So being able to make a house which does not leak, is that an achievement? According to India, is that an achievement? कि उसको इतना स्ट्रगल करना पड़ा कि वो एक घर भी नहीं अपने बच्चों को दे पाया, राइट? अब बड़ी मुश्किल से घर दे पाया है, बट ये अचीवमेंट भी है। क्यों अचीवमेंट है? बाकी लोगों के पास तो फिरोजाबाद में ये भी नहीं है, एटलीस्ट इनके पास ये तो है। हाँ जी बच्चे,
हाँ जी, कितने साल पुरानी? दे मस्ट बी समवेयर अराउंड 1960 1975 की कहानियां हैं बेटे। अगर आज भी आप फिरोजाबाद या सीमापुरी में जाओ दिल्ली में, तो यू कैन सी अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस। सीमापुरी में आज भी जाके आपका दिल डरता है, तो सीमापुरी में ये मेन काम हो गया है। और आप अगर उस एरिया में जाओ, यू आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ बीइंग हेल्ड अप और बर्गलराइज्ड और समथिंग। जैसे यूपी में एक टाइम था जब कहा जाता था कि आप यूपी में जाओ, अगर आप पैसा लेके जाओगे तो आपको लूट लेंगे। तो वही चीज सीमापुरी में भी थी, राइट? चेंज आया जरूर है 50 सालों में, बट उस लेवल पे नहीं आया जिस पे आना चाहिए था, राइट? सो वी वर टॉकिंग अबाउट द फादर। ऑल्दो इट इज एन अचीवमेंट, बट इन ह्यूमन स्टैंडर्ड्स ऑफ स्पीकिंग, इंसानियत के बारे में बात करते करते, ह्यूमन डिग्निटी के बारे में बात करते करते, इट इज नो अचीवमेंट. The government has failed drastically in providing its citizens with the 3 essentials in life: roti, kapda and makan, food, clothing and shelter. ठीक है? अब जो मुकेश की दादी है, उनका क्या सोच है? It's a God given lineage which cannot be broken. हमारी डेस्टिनी है. अगर हम ब्लाइंड हो जाते हैं, हम से 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, हम पेट भर के नहीं खा सकते, तो ये हमारा कर्म है, हमारी किस्मत है, हमारा डेस्टिनी है, इसको बदला नहीं जा सकता. अब इसी स्टोरी में यू ऑल्सो हैव सविता, और सविता के साथ एक और ओल्ड लेडी भी बैठी है. अब आप लोगों की आदत है कि आप ये दोनों को मुकेश की भाभी और मुकेश की दादी के साथ कंफ्यूज कर देते हो. नहीं, उनका कोई कनेक्शन नहीं है. सविता इज अ थर्ड चाइल्ड mentioned in the story. Why has she been mentioned? To show the irony between her life, उसका जो फ्यूचर लाइफ है, और उसके प्रोफेशन में क्या आयरनी है. What is her profession? Her profession is bangle making. She is making bangles. What are the bangles symbols of? Auspiciousness in marriage, happiness in marriage. हम सब मैरिज के बाद जितना मर्जी दुखी हो, बट मैरिज इसी होप से करते हैं कि हमारी लाइफ जो होगी वो बहुत खुशहाल होगी. बट व्हाट डज सविता नो? मतलब उसका फ्यूचर सविता को पता है या नहीं पता है, बट सविता के फ्यूचर में क्या लिखा है? ये बैंगल मेकिंग के कारण उसका फ्यूचर लाइफ क्या है? शी herself will also become blind. अगर वो बैंगल, अगर तो वो मुकेश की भाभी की तरह, अगर तो वो पेट्रियार्कल फैमिली में गई जहां पे लड़कियों को, बहुओं को घर के अंदर रहना है, तो एक अलग बात है, तो उसका हस्बैंड ब्लाइंड होगा. अगर वो खुद बैंगल मेकिंग में रही तो वो खुद ब्लाइंड हो जाएगी. मतलब इज इट अ ब्लीक फ्यूचर? इट्स अ फ्यूचर विदाउट होप. इट्स अ ब्लीक फ्यूचर. तो दिस इज द आयरनी. जो बैंगल्स लोगों की लाइफ में खुशियां लेकर आती हैं, वो सविता की लाइफ में डिस्ट्रेस, मिजरी, ग्लूम लेकर आएंगी. दैट इज द आयरनी ओवर हियर. जो बैंगल्स लोगों की जिंदगी में खुशियां लेकर आती हैं, वही बैंगल्स सविता की लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर आएंगी. राइट? सो दैट इज द आयरनी. Is Savita connected to Mukesh? No. Please be careful about this. The old lady may be connected to Savita, right? ऐसा कुछ उन्होंने mention नहीं किया है, but there is no connection to Mukesh. In this chapter, next we need to talk about the vicious circle. Vicious circle किसका है? It is the vicious circle of sahukars, bureaucrats, politicians, middlemen and policemen. Sahukar, bureaucrats, middlemen, politicians and policemen. Right?
ये विशियस सर्कल क्यों बना है? ये विशियस सर्कल क्यों बना है? नो एजुकेशन, नो एजुकेशन, नो लीडर, नो अवेयरनेस ऑफ राइट्स। अगर ये लोग कोऑपरेटिव बनाते हैं, व्हाट हैपेंस? दे आर बीटन and jailed. They are trapped. They are trapped in this vicious circle. Right? इनके पास स्कूल नहीं है, इनके पास एजुकेशन नहीं है, इनको अपने हक, अधिकार, राइट्स के बारे में कुछ पता नहीं है। क्योंकि एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो कोई लीडर नहीं है। और क्योंकि कोई लीडर नहीं है, तो अगर कोऑपरेटिव बनाते हैं, देयर इज नो वन हु कैन लीड देम, who can state their rights, who can question the authorities. क्यों? क्योंकि जैसे ही ये अपनी आवाज उठाते हैं, the middlemen, the politicians, the bureaucrats, ये सब इनको किसी ना किसी इल्जाम में पकड़ लेते हैं, जेल कर देते हैं। इनकी इतनी पिटाई होती है कि ये लोग उस पिटाई से बचने के लिए ये एक डायर एग्जिस्टेंस जी रहे हैं, एक वेरी डिफिकल्ट एग्जिस्टेंस जी रहे हैं। क्लियर हो गया यहां तक? ओके। अब फिरोजाबाद में एवरीवन इज इनटू बैंगल मेकिंग, बट मुकेश क्या करना चाहता है? ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही वॉन्ट्स टू ड्राइव अ कार, he wants to drive a car, but he doesn't think about what can he not even contemplate, what can he not even think about? Flying a plane. अब ये लास्ट पॉइंट है डिस्कस करने के लिए, ठीक है? आपको कैसे पता है कि मुकेश जो है वो फिरोजाबाद के लोगों से अलग है? दो रीजंस है। फर्स्ट, उसका एक ड्रीम है जो बैंगल मेकिंग से बिल्कुल हटके है। सो इससे ही रिलेटेड सेकेंड रीजन क्या है? He knows his नो लिमिट होता तो वो होप ही नहीं करता, ड्रीम ही नहीं करता। उसकी तो लिमिट बैंगल मेकिंग है। How? What kind of a hard work is he ready to do, which tells us that he is different from the people in Firozabad? He is ready to walk miles. Walk miles, again figurative and literal meaning. Literally बहुत दूर तक उसने चलना है, बहुत दूर तक उसने चलना है। And figuratively जितनी भी मुश्किलें आएंगी, वॉकिंग माइल्स implies that उसके लाइफ में जितनी भी मुश्किलें आएंगी in order to become a motor mechanic, वो उनको मीट करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए तैयार है। वो पहले ही हर्डल से भागेगा नहीं, राइट? उसने सोचा हुआ है कि हाँ, जो मोटर मैकेनिक की शॉप है वो बहुत दूर है, बट आई एम डिटरमिन्ड टू वॉक माइल्स। मैं पैदल चला जाऊंगा, बट मैं मोटर मैकेनिक बनना सीखूंगा। अब इस पे अनीस जंग, उसी टाइम पे फिरोजाबाद के ऊपर से प्लेन फ्लाई होता है, राइट? और उस टाइम पे अनीस जंग उसको बोलती है कि हैव यू एवर थॉट अबाउट फ्लाइंग अ प्लेन? व्हाट इज मुकेश's रिएक्शन टू दिस क्वेश्चन? Why is he quiet? What is his emotion? What is he feeling? Why does he become quiet? Embarrassment. यहाँ पे embarrassment word याद रखना. The children are embarrassed at the situation. चाहे वो सीमापुरी है, चाहे वो फिरोजाबाद है. The intense feeling is of embarrassment. They know they are different from us. उनको इस चीज का एहसास है. वो चुप कर जाता है. आपको क्यों लगता है उसकी चुप्पी क्या बोल रही है? Why?
लास्ट में अनीस जंग लिख रही है फ्यू प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। फ्यू का मतलब अ फ्यू और द फ्यू, ये मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यू प्लेन्स? नेक्स्ट टू नन, नेक्स्ट टू नन, वेरी लेस नहीं। अ फ्यू होता है वेरी लेस, फ्यू प्लेन्स का मतलब होता है नेक्स्ट टू नन। ऑलमोस्ट नो प्लेन फ्लाइज ओवर फिरोजाबाद। ठीक है, मैं आज आपको बोलूं कि आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, तो आपको पता है कि इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट टास्क तो है बट नॉट वेरी डिफिकल्ट। इफ आई आस्क यू टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, व्हाई डिड यू लाफ? What is this laugh indicative of? The exact thing Mukesh is feeling. Absolutely no chance. है ना, हम वहां के सिटीजन नहीं हैं। अमेरिका में चले भी जाएं तो सिटीजन कब बनेंगे? सिटीजन बनने के बाद पब्लिक सपोर्ट कहां से आएगा टू बिकम द प्रेसिडेंट? इट इज अ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ड्रीम। इंडिया में रह के प्राइम मिनिस्टर शायद, बट अमेरिका में जाके प्रेसिडेंट 100% नो। तो वही चीज मुकेश की है जब वो बोल रही है फ्यू प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। मतलब वो कह रही है कि जिसने कभी प्लेन देखा भी नहीं है, कभी रेयर अपनी लाइफ में प्लेन को ऊपर से उड़ते हुए देख रहा है, वो बच्चा प्लेन चलाने के बारे में कैसे सोच सकता है? यहाँ पे डायरेक्ट को लिंकिंग है विद लॉन टेनिस, जो साहिब देख रहा है, राइट? वो जूते तो पहन सकता है लॉन टेनिस के, बट लॉन टेनिस गेम को देख खेलना सीखना वो उसके बस के बाहर नहीं है। मुकेश शायद कभी कभार प्लेन को स्काई में देख सकता है, बट प्लेन उड़ाने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए वो उसके बस के बाहर, मतलब उसके बस में नहीं है। इट इज कंप्लीटली बियॉन्ड हिज लिमिट। So this is the end of Lost Spring. Lost Spring, very, very important. Title in itself is very important. Lost Spring implies lost childhood. Spring is the best age, best season of the year, and childhood is the best age of our life. So Lost Spring, lost childhood. Why is childhood lost? Because of child labor, because of neglect by the authorities. ठीक है? Any question you want to ask now? So with this, we come to the end of the video. I hope that you liked it and it helped to clarify some doubts and added more knowledge to what you already knew. So if you liked it, please do consider subscribing to my channel and liking the video, and do press the bell icon for further notifications. See you soon, everyone.